चलिए, हमने मॉर्निंग में देखा था, है ना, क्या चीजें देखी थी। हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर के परिभाषा से। हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में देखा, हमने कंप्यूटर के अंगों के बारे में देखा, हमने सॉफ्टवेयर ट्री के बारे में देखा, हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में देखा, है ना, और सीमाएं और प्रभाव देखे। इसके बाद हमको अभी देखना है कंप्यूटर में के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। अनुप्रयोग ये तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी कठिन है। मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो कंप्यूटर के प्रयोग क्या क्या है, यानी कंप्यूटर हम किन किन कामों में प्रयोग में लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर किन किन कामों में प्रयोग होता है। सबसे पहली चीज है डेटा प्रोसेसिंग। ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना। अगर कहीं पर भी स्क्रीन बंद होता है बेटा तो मेरे को तुरंत बता देना, है ना। ठीक है, देखिए डेटा प्रोसेसिंग यानी आंकड़ों का विश्लेषण में हम कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। तो देखो, आपने क्या किया, आप एक कंपनी का संचालन कर रहे हैं और आपको क्या करना है, कंपनी के सभी लोगों को क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, पेमेंट करना है। और आपको जब सभी लोगों को पेमेंट करना है तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भैया किसको कितना पेमेंट देना है, कितने दिन किसने वर्क किया, उस हिसाब से उसका पेमेंट जनरेट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंप्यूटर को क्या देना होगा, डेटा देना होगा कि उस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, उसकी दिहाड़ी या वेतन क्या है, दैनिक वेतन क्या है, उसका टीए डीए क्या है, ठीक है, उसके अलाउंसेस क्या है ना। जब ये सब चीज आप कंप्यूटर को दे देते हैं तो आखिरी में आपको क्या बना के देता है, पेमेंट स्लिप बना के दे देता है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लियर। अब देखो, यहां पर शब्द है आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, यहां पर विश्लेषण नहीं आएगा, है ना। मैं इसको विश्लेषण शब्द नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, इसके पीछे का रीजन तुम आगे देखोगे, है ना। आंकड़ों का प्रसंस्करण मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आया, एक परीक्षा परिणाम है, जनगणना है, ये डेटा प्रोसेसिंग का काम है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान को ही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए इंटरनेट में एक टर्मिनोलॉजी बहुतायत में प्रयोग की जाती है, इंफॉर्मेशन हाईवे। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन हाईवे से संबंधित है। तो इंफॉर्मेशन जो हाईवे है ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन संबंधित है। इंफॉर्मेशन हाईवे का अर्थ यह होता है कि कैसे आप सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान बिना किसी बाधा के कर सकें, है ना। उसके लिए क्या बनाना, एक नेटवर्क डेवलप करना, है ना, क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे कहलाता है। क्लियर, समझ में आया बात आपको। फिर नेक्स्ट है, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है बेटा एजुकेशन में। एजुकेशन में आपको पता है आजकल डिजिटल लाइब्रेरी आ गई है। आप एनडीएल का नाम सुने होंगे, है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक एप्लीकेशन है जहां पर दुनिया भर की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। डिजिटल एजुकेशन आज कॉन्सेप्ट में है। सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड सर स्क्रीन टीचिंग। नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है ना। तो बहुत सारी फील्ड्स में आप क्या होते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला एजुकेशन मैंने बताया कि भाई डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल लाइब्रेरी है ना। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, है ना। एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशन में सीबीटी शब्द का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, यानी कंप्यूटर से ही टीचिंग करना। जहां पर आपको स्लाइड्स के माध्यम से, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के मैं अगर स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग ही हुआ, है ना। इसके अलावा ई लर्निंग है ना। ई लर्निंग, ई माने इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो ई लर्निंग हो गया। ठीक है,
अब देखो इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या प्रयास हैं किस क्षेत्र में, डिजिटल एजुकेशन। सबसे पहले दीक्षा, बहुत बड़ा नाम है। अगर आप क्या करते हो, स्कूल एजुकेशन की तैयारी करते हो, बहुत चर्चित एप्लीकेशन है दीक्षा एप्लीकेशन। आप ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, दीक्षा लिखेंगे, है ना। और दीक्षा एप्लीकेशन में एनसीईआरटी या किसी भी बोर्ड की आपको सभी किताबें मुफ्त में मिल जाएंगी, साथ ही इसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में, दीक्षा का पूरा नाम या फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है कि भाई एक जगह, है ना, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के तहत क्या किया है, एक एप्लीकेशन डेवलप किया जहां पर स्कूल एजुकेशन संबंधित सभी स्टेट की सभी लैंग्वेज की किताबें कहाँ मिल जाएंगी आपको, क्लास 1 से क्लास 12 तक की किताबें इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको कहाँ मिल जाएंगी, मोबाइल पे मिल जाएंगी। ठीक है, इंटरनेट में मिल जाएंगी। तो दीक्षा समझ में आया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये लास्ट का वर्ड याद रखना, डीआई का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। ठीक है, के का नॉलेज हो गया और एस एच ए का हो गया शेयरिंग। ठीक है, समझ में आया, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर है विद्याधन योजना। विद्याधन क्या है, ये एक तरह का डोनेशन कंट्रीब्यूशन है जहां पर क्या करना कि पैसे इकट्ठा करना, उसका उद्देश्य विद्याधन योजना का किसके लिए, ई लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। ई लर्निंग रिसोर्सेज स्कूल्स में प्रोवाइड कराने के लिए, है ना, आपको डोनेशन कंट्रीब्यूशन करना, पैसा हो चाहे एक्सपर्ट्स के द्वारा या प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनके द्वारा क्या पढ़ाया जाए, है ना, यानी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इसी को विद्याधन कहते हैं। ठीक है, फिर एक ई पाठशाला एप्लीकेशन है। ई पाठशाला एप्लीकेशन में आपको जितने भी टेक्स्ट बुक हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के जितने भी टेक्स्ट बुक हैं वो पीडीएफ रूप में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ई पाठशाला एप्लीकेशन में। ठीक है जी, इसके अलावा ई पीजी पाठशाला, ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद तुमको पूछ भी सकता, स्वयं। ठीक है, क्या स्वयं, आपको एक होमवर्क देता हूं, इस स्वयं का पूरा नाम क्या है ये आप खोज के आइएगा। स्वयं ना क्या है पता है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। आपको पता है कि स्वयं के नाम पर ही टीवी चैनल चला है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल चलता है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे नीट हो चाहे यूपीएससी हो, वेरियस एग्जाम, बैंकिंग हो, आप इसकी तैयारी कहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो नहीं, टीवी पर ही कर सकते हैं। तो ये स्वयं प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक नीट है एनईएटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसका प्रज्ञाता है, ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपकी क्या है, योजनाएं हैं डिजिटल एजुकेशन संबंधित। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से बेटा केवल इसको ध्यान रखना है, दीक्षा एप्लीकेशन को, है ना, दीक्षा को ध्यान रखना, ई पाठशाला को ध्यान रखना, विद्याधन को याद रखना। ठीक है, और एक स्वयं, इसको ध्यान रखना है आपको। और यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम गए तो नीट। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। फिर बात आते हैं साइंटिफिक रिसर्च पर। साइंटिफिक रिसर्च में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर में, चाहे एटॉमिक रिसर्च हो, स्पेस टेक हो। आपने एक बहुत चर्चित नाम सुना होगा, स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट्स हैं, है ना, अंतरिक्ष में किसके लिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। यानी आप अगर बस्तर के सुदूर गांव में हैं और वहां पर टावर नहीं लगा है और आप क्या करते हैं, स्टारलिंक का एक टीवी एंटीना जैसे होता है ना, डिश टीवी एंटीना देखे हैं, सेम वैसी एक एंटीना लगा लेते हैं, तो आपके मोबाइल पर ब्रॉडबैंड की स्पीड से इंटरनेट चलने लगेगा। ठीक है, इस इस कंपनी का मालिक है एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क। ठीक है, वो स्पेस एक्स वाला। ठीक है, इंडिया में एयरटेल कंपनी जो है ना, इंडिया में एयरटेल कंपनी जो है वो 1
वेब इंग्लैंड की एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और ये सेम स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट कहाँ छोड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना स्टारलिंक और वन वेब दोनों किससे संबंधित हैं, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। क्लियर? ठीक है, मैं विशेषताओं के साथ साथ, है ना, फिर अनुप्रयोग के साथ साथ उनसे संबंधित चीजों को बताते जा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा हॉस्टल आपके व्यापम के एग्जाम्स में, तो हलवा क्वेश्चन नहीं देगा वो, कहीं न कहीं इस तरह क्वेश्चन डालेगा। याद रखना, बेसिक तो ठीक है जहां आप बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर पब्लिशिंग, पब्लिशिंग का अर्थात क्या होता है, पब्लिशिंग का अर्थ क्या होता है, प्रकाशन। आवाज आ रही है, क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है, पब्लिशिंग अर्थात प्रकाशन। तो देखो बुक्स जो पब्लिश होते हैं, है ना, वो किसके थ्रू पब्लिश होते हैं, डीटीपी के थ्रू। डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, आप क्या करते हैं, देखो छपाई के दो माध्यम, एक मैनुअल छपाई होती है। मैनुअल छपाई में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, मेटल के क्या रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, उनमें चीजों को सेट किया जाता है और उसके बाद, ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। ऑफसेट प्रिंटिंग मैंने समझ रहा हूँ, ऑफसेट प्रिंटिंग का अर्थ ये होता है जब मशीनों से इंक के माध्यम से क्या हो, छपाई हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑफसेट प्रिंटिंग। लेकिन जब कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जाए, छपाई की जाए, तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी बोलते हैं। और डीटीपी के लिए बेटा कुछ सॉफ्टवेयर का यूज होता है, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको क्वेश्चन कभी पूछ दें, है ना, कि डीटीपी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है एडोब फोटोशॉप, आपको ध्यान रखना है एडोब फोटोशॉप क्या है, आपका पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरा है एडोब पेज मेकर। ये दोनों बहुतायत रूप से प्रयोग होते हैं, किसके लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कौन, आपकी एडोब फोटोशॉप। दूसरा है एडोब पेज मेकर। फिर उसके बाद है एडोब का ही एक्रोबॉट, क्या, एडोब एक्रोबॉट। क्लियर? फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब इन डिजाइन, एडोब रोबो हेल्प। ठीक है, एडोब रोबो हेल्प और क्वार्क एक्सप्रेस। क्या है, क्वार्क एक्सप्रेस। ठीक है जी, ये सभी सॉफ्टवेयर जो हैं डीटीपी के लिए यूज होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा भी क्वेश्चन, डीटीपी किससे संबंधित है, तो पब्लिशिंग से संबंधित है। फिर इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि आप जब घर बनवाते हो इंजीनियर से, तो उससे पहले ना आपको इस तरह का मैप देता है, आप उसको जमीन बताते हो तो ना नाप जो कि इस तरह का मैप बना के देता है कि घर भैया इस क्षेत्र में इस तरह से आप घर बना सकते हो। तो ये जो बेटा नक्शा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है जी, कैड से बना हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं इसे फुल फॉर्म, है ना, सीएडी बोलते हैं। ये आपको दिख रही है मशीन, मशीन में ये एक डिजाइन जो है, ये कैसे बना हुआ है, सीएडी से ही बना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से बना है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका 2D या 3D क्या बनाना, मॉडल बनाना, ठीक है, क्या कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। और इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का प्रयोग होता है। इसका आपको एक्रोनिम्स भी पूछ चुका है और आपको उसका प्रयोग भी पूछ चुका है। तो सीएडी या कैड का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में होता है जी, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसी से संबंधित एक और टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग भी इससे ही संबंधित चीज है। क्लियर, समझ में आया बात आपको, इसका एक्रोनिम्स याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए उसके बाद चलते हैं कॉमर्स सेक्टर में। कॉमर्स अर्थात वाणिज्य,
वाणिज्य किसको कहते हैं जी? व्यापार को ही वाणिज्य कहते हैं, जहां पर क्या हो, वस्तु और सेवा का लेन देन हो, है ना, समझ में आ रहा है, वस्तु सेवा का लेन देन मौजूद हो, उस क्षेत्र को वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। अब एक समय तक तो हम कपड़ा खरीदी करने के लिए कहाँ जाते थे? दुकानों में जाते थे। लेकिन दौर आया इंटरनेट का। इंटरनेट के दौर ने आपको दुकानों में जाने के बजाय घर से ही क्या सुविधा दी? घर से ही चीजों को मंगाने की सुविधा दी। आप अभी एक क्लिक करते हो और तुरंत आपके पास कुछ दिनों के अंदर क्या मिल जाता है? आपको अपनी वांछित वस्तु जो भी आप चाहते हो वो मिल जाता है। यही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स समझ रहे हो? ये इतनी सारी वेबसाइट है जहां से आप परचेसिंग करते हो। फ्लिपकार्ट है जहां शॉपिंग करते हो ना, आप बहुत सारे कपड़े मंगाते हो, ज्वेलरीज मंगाते हो, है ना, झुमका पसंद आ गया, कोई हीरोइन का आपने साड़ी देखा, बोला ऐसी साड़ी चाहिए, तुरंत गए मिंत्रा पे, है ना, मिंत्रा पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए या आपका एजियो पर गए, जोवी पर गए, ठीक है, और वहां जाके आपने क्या कर लिया? ऑर्डर कर दिया। ये सब क्या है? ई कॉमर्स साइट है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाए? ऑनलाइन क्या किया जाए? लेन देन किया जाए, तो यही ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ई कॉमर्स जो होता है वो 6 टाइप के होते हैं। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो ये टर्मिनोलॉजी पता होगा। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, है ना, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक, सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस, है ना, बी टू ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और सी टू ए यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप सुने होंगे। बी का अर्थात बिजनेस होता है, सी का कंज्यूमर होता है, ए का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी बना लोगे। ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंतर्गत ही ई बैंकिंग आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ई बैंकिंग किसका हिस्सा है? तो ई बैंकिंग जो है ई कॉमर्स का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट बैंकिंग को ही वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंटरनेट बैंकिंग को ही वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ई बैंकिंग माने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वर्चुअल माने क्या? आभासी, आभासी बैंकिंग, यानी आपको प्रतीत होगा कि आप क्या कर रहे हो? ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन वो भौतिक ना होकर कैसा रहता है? वर्चुअल रहता है। आप यहाँ घर से बैठकर किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यहीं बैठकर आप क्या कर सकते हो? किसी से पेमेंट ले सकते हो। तो यही क्या कहलाता है? वर्चुअल बैंकिंग कहलाता है। ठीक, वर्चुअल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कहने से यहाँ तात्पर्य किसी टीवी चैनल से नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कहने के माध्यम, चैनल कहने के माध्यम से, चैनल कहने से तात्पर्य यह है कि किस माध्यम से, माध्यम, यहाँ चैनल्स का अर्थ हो रहा है माध्यम, है ना, ये माध्यम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या करते हो? बैंकिंग करते हो। समझ में आ रहा है बात? तो इसे क्या कहते हैं? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बेटा देखो ये टाइप्स होते हैं। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, आजकल इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, एनी टाइम मनी, एटीएम। दूसरा होता है बैंक कार्ड्स, जिसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग करते हो। पीओएस, पीओएस पता है किसी को? पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? आप गए किसी दुकान में, आपके जेब में 10 रुपया नहीं है और आपने खरीद लिया सामान 10,000 का। आप क्या करते हो? अपना एटीएम कार्ड निकालते हो, है ना, और एक मशीन लगी रहती है जिसमें आप क्या करते हैं? स्वैप करते हैं या उसमें जस्ट टच करते हैं। उस मशीन को ही कहते हैं पॉस मशीन, पॉस मशीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। समझ में आया? तो आप इन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। भारत में अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भीम। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तुमको। बी का होता है भारत, है ना, भारत, बीएच का, ठीक है, बीएच का क्या हो गया? भारत। आई का हो गया इंटरफेस फॉर
एम फॉर मनी। ठीक है, ये भीम जो है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है, ये आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है आपको? अगर यूपीआई अकाउंट बनाते हो तो उसका मतलब आपने क्या बनाया है, भीम से जुड़ गए हो आप। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो शायद आपके काम आ जाए, या क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। सबसे पहले यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पीओएस का मैंने पहले ही बताया, पॉइंट ऑफ सेल। एटीएम का क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वर्तमान दौर में इसे एनी टाइम मनी भी कह सकते हो, क्योंकि आप जब भी पैसा चाहिए आप किसी भी एटीएम में जाके निकाल सकते हैं, तो एनी टाइम मनी। ईएफटी। ईएफटी जो है, ये फंड ट्रांसफर की एक पद्धति है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पूछ चुका है क्वेश्चन। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ये चेक के क्लियरेंस से संबंधित है। ठीक है, चेक का जब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस कराना हो तो ईसीएस का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ठीक है, फिर नाच, ये एक नया टर्म है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बोलते हैं इसको। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एन का नेशनल, ए का ऑटोमेटेड, सी का क्लियरिंग, एच का हाउस। होता क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में क्या होता था, या ईएफटी में क्या होता था, एक टाइम पे आप एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अगर सरकार को सभी बच्चों के खातों में क्या करना है, स्कॉलरशिप देना हो, तो एक एक नहीं हो सकता ना। तो क्या हुआ, सरकार को जरूरत पड़ी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर क्या हो, बल्क ट्रांजैक्शन किया जा सके। तो हम नाच का प्रयोग जो है बल्क ट्रांजैक्शन में करते हैं। जब एक बार में बहुत सारे लोगों को पेमेंट देना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय ऑटोमेटेड समाशोधन गृह का। ठीक है, क्लियर? देखो, कंप्यूटर जो है समय के साथ चेंज होते जा रहा है, आपको वही बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, 50 नंबर में बेटा तुमको दूसरों से आगे निकलना है तो तुमको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे हलवा करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेहनत तो मैं करके दे रहा हूँ आपको, आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ बहुत काफी होगा। फिर है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर कौन सा है, यानी सबसे तेज क्या भेजना हो, आपको पैसा भेजना हो किसी को, तो उसके लिए सबसे तेज किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है? आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। फिर है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है ना, जिसको आरबीआई क्या करता है, ओन करता है। ठीक है, क्या है, एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। कौन? एनईएफटी। फिर है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं इसको। आई का इमीडिएट, है ना, मनी पेमेंट सिस्टम, है ना, आईएमपीएस। सॉरी, आईएम का इमीडिएट, पी का पेमेंट और एस का सर्विस। फिर है एनपीसीआई। अब देखो, तुमको पता होना चाहिए भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन जो करते हो ना, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हो, ये कौन देखता है पता है? ये देखता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई कहते हैं इसको। ये पूरा रेगुलेट जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक, कौन? एनपीसीआई। अब देखो, यूपीआई ट्रांसफर में ना एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पी टू पी। ठीक है, ट्रांसफर मेथड है ना, पीयर टू पीयर कहते हैं पी टू पी को, और पी टू एम को बोलते हैं पर्सन टू मर्चेंट। क्या कहते हैं? पर्सन टू मर्चेंट, है ना, पर्सन टू पर्सन भी कह देते हैं, है ना। तो पी टू पी का अर्थ होता है पीयर टू पीयर, पी टू एम का होता है पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, अब ई गवर्नेंस क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है बेटा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना, जवाबदेही और क्या करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, इसमें गवर्नेंस में। ठीक है, और ई गवर्नेंस के लिए प्रयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, पूछ चुका है आपको कई बार। ठीक है, क्या पूछ चुका है? फुल फॉर्म पूछ चुका है आईसीटी का। आईसीटी इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आया? याद रखना, ई गवर्नेंस में आईसीटी का प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, और इसके लिए किसका यूज किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब आगे पढ़ोगे नेटवर्क के टाइप में लैन, मैन, वैन, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसके लिए होता है? ई गवर्नेंस में, ठीक है। इसमें वही फिर से टर्मिनोलॉजी है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। सी का अर्थ होता है सिटीजन, जी का होता है गवर्नमेंट, बी का अर्थ होता है बिजनेस, ठीक है। समझ में आया? और ई का अर्थ होता है एम्प्लॉय। तो बस इतना टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, और क्या करना, आप सब बताते जाना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। समझ में आया? अब ई गवर्नेंस है क्या? आज तुम आधार लेके बैठे हो, आज आप घर बैठे टैक्स पेमेंट कर रहे हो, इंटरनेट फाइलिंग कर रहे हो अपने टैक्स की। डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यानी आप क्या करते हो, तुरंत बैठ के B1 और खसरा प्राप्त करते हो ना, यही गवर्नेंस है बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करना, शासन चलाना, प्रशासन चलाना, क्या कहलाएगा? ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? आप कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट देते हो, सीईटी देते हो, तो ये क्या है? सब क्या है? ई गवर्नेंस के पार्ट है, ठीक है। अब देखो, ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी? तो ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 में हुई थी। समझ में आ रहा है? 70-80 के दौर में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। फिर पूछ सकता है निक के बारे में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ये भारत में ई गवर्नेंस की ओर पहला कदम था, याद रखना। पूछे क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस की ओर पहला कदम कौन सा था? तो एनआईसी की स्थापना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना। क्लियर? नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान कब आया था? तो मई 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया था, ठीक है, 2006 में। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? ठीक, आवाज आ रहा है जी आप लोग को? अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? कंप्यूटर का। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, वहां यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपको पता है ना। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, आपको थोड़ा सा ग्लू लगाया जाता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ, और उसके बाद कुछ कुछ चिप्स जो हैं आपके, है ना, शरीर में चिपकाए जाते हैं, और यही अल्ट्रासाउंड कहलाता है। फिर आता है सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड एक और, जैसे बेबी को देखना हो, है ना, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को देखना हो, अंदर भी देखना हो, तो 3D में, 3 डायमेंशनल आपको चित्र देखना है, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? किस रेस का प्रयोग किया जाता है, ये आप मुझको खोज के बताएंगे। इसमें कौन सी रेस का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। चलिए, 2 होमवर्क हो गए, कल मुझको बताइएगा, मैं पूछूंगा। फिर नेक्स्ट है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में भी क्या किया जाता है? आपका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। क्या? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, ठीक है। क्लियर है जी? सिटी स्कैन में क्या होता है जी? आपको एक मशीन है ना, मशीन में क्या किया जाता है? सिटी स्कैन किया जाता है। फिर होता है एमआरआई, है ना, एमआरआई मशीन भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसके अलावा पेस मेकर है। पेस मेकर हार्ट में, है ना, जब पंपिंग करना बंद कर दे, है ना, या सॉरी, क्या हार्ट जब क्या करे, आपका एक हार्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनना बंद हो जाए, है ना, तो हम पेस मेकर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें भी कंप्यूटर का होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये नया फील्ड है। कंप्यूटर और जैव चिकित्सा विज्ञान को मिलाकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनाया गया है, ठीक है। फिर पुलिस में, साइबर क्राइम में, फोरेंसिक में, डीएनए फिंगरप्रिंट में भी कंप्यूटर का यूज होता है। अच्छा, ये एक नया चीज आया है, एक नई वेबसाइट सरकार ने लॉन्च की है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर बोलते हैं इसको। इस वेबसाइट में जाकर आप क्या कर सकते हो, अपनी खोई हुई मोबाइल को क्या कर सकते हो, खोज सकते हो, या इसमें आप जाकर उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो, या उसको बंद कर सकते हो IMEI नंबर के थ्रू, ठीक है। ठीक, तो CEIER का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तुमको, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर कहते हैं। अगर इंटरटेनमेंट की बात करें, तो एनिमेशन में,
यूज होता है ना, 3D एनिमेशन में। CGI में यूज होता है। CGI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर जनरेट इमेजरी, है ना, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, CGI। फिर है VFX। VFX का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, अभी आदि पुरुष देख रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, वो किससे बने हुए हैं, विजुअल इफेक्ट्स से बने हुए हैं। अगर म्यूजिक की बात करें तो आप सुनते हैं मिडी। मिडी का नाम, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यानी इसका अर्थ यह है कि जब, अब देखो, पहले क्या होता था, बहुत सारी जो वादन यंत्र होते थे, तंबूरा लेके बैठा है, कोई कोई तबला लेके बैठा है, और उसके बाद म्यूजिक रिकॉर्ड होता था। आजकल उसकी जरूरत नहीं है। आजकल सभी जो आपको धुन चाहिए, है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो कैसे उपलब्ध है, डिजिटल रूप में। आप उसको डिजिटल रूप में बजाकर क्या कर सकते हो, म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यही मिडी कहलाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है। एक वर्ड है डाउस। डाउस का अर्थ होता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। ठीक है, आप बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, जब म्यूजिक रिकॉर्ड होता है ना, गाना रिकॉर्ड होता है, तो बड़ा सा सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। ठीक है, कंप्यूटर से बड़ी चीज होती है। सोशल कनेक्टिविटी में पता ही है आपको, सोशल मीडिया, ईमेल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है, इंटरनेट के थ्रू होना है, कंप्यूटर के थ्रू होना है। ठीक है, तो उसमें चैटिंग में व्हाट्सएप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया साइट्स में। वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, यूट्यूब, शेयर चैट, टिकटॉक, ये वीडियो शेयरिंग साइट है। कनेक्टिविटी यानी फ्रेंडशिप या लोगों से मेल जोल बढ़ाना है, तो फेसबुक और ट्विटर है। ठीक है, डिफेंस में कंप्यूटर यूज होता है रडार टेक्नोलॉजी में। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार। सोनार टेक्नोलॉजी, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसको आपको ध्यान रखना है। आर का अर्थ होता है रेंजिंग। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन में जैसे रेलवेज में, एयरलाइंस में, बैंकिंग में, यूनिवर्सिटीज में भी इसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। क्लियर, ज्यादा नहीं, 15 मिनट और चलेगा क्लास, 8 साढ़े 8 में कंप्लीट करेंगे। चलो, कुछ शब्दावलियां हैं, नई बुक आई है परीक्षा मंथन, उससे मैंने इस चीजों को लिया है और आपके सामने इसको मैं रख रहा हूँ। एक शब्द है कंप्यूटर लाइब्रेरी, है ना, सॉरी, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर लिटरेसी होती क्या है। तो जब आपको कंप्यूटर कार्य क्षमता की जानकारी प्राप्त हो जाए, है ना, या किसी को कंप्यूटर कार्य क्षमता की जानकारी रखना, है ना, क्या कहलाता है, कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। इसी को ही डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं। ठीक है, और किस तरह की कार्य क्षमता, दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने लायक, है ना। तो दैनिक जीवन में अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग जान रहे हैं, तो वही कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। समझ में आ रहा बात। फिर इंड यूजर किसको कहते हैं, ठीक है, इंड यूजर उसको कहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं है, नॉट अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग हो, है ना, आपको पूरा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन आप गाना चलाना या MS वर्ड चलाना, तो जितना आपकी काम की है वो चीजें चला सकते हैं, उसको इंड यूजर कहते हैं। ठीक है, फिर है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, दो धड़ों के लिए होता है, जिसमें एक तरफ वे लोग हैं जो क्या है, इसका प्रयोग जानते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिसके प्रयोग से वंचित हैं। गांव में, जंगलों में अभी भी बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं जानते हैं, इंटरनेट का प्रयोग नहीं जानते हैं, तो डिजिटल डिवाइड वर्ड उन्हीं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक बुनियादी कार्य पर। तो सबसे पहला है डिजिटल डाटा स्वीकार करना, क्वेश्चन पूछता है इससे, इसलिए मैंने इसको बनाया हुआ है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है, डाटा स्वीकार करना यानी इनपुटिंग करना, डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना, प्रोसेस करना, डाटा को इंफॉर्मेशन स्टोर करना, स्टोरिंग भी एक कंप्यूटर का कार्य है, अतिरिक्त कार्य है। ठीक है, समझ में आया। फिर से ये वर्ड विश्लेषण में हटाऊंगा, क्योंकि आपके पेपर्स में जब भी विश्लेषण वर्ड आया है, तो उसको कंप्यूटर के का बुनियादी कार्य नहीं माना गया है, तो इसलिए मैं वर्ड हटा रहा हूँ।
सूचना का प्रसंस्करण मैं इसके जगह में वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, सूचना का प्रसंस्करण, ठीक है, नॉट विश्लेषण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा मैनिपुलेट करना क्या होता है। तो प्रोसेसिंग को ही डाटा मैनिपुलेट करना कहते हैं। मैनिपुलेट का अर्थ होता है तब्दील करना, है ना, उसके तरीके में बदलाव करना, जैसा दिखता है वैसा से उसको दूसरे स्वरूप में क्या करना, शो करना ही डाटा मैनिपुलेट कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, कुछ अंक दे दिए, कुछ नंबर्स दे दिए और कुछ नाम दे दिए। अब उन नाम के आगे उन नंबर्स को क्या करना, समायोजित करके दिखाना ही डाटा मैनिपुलेट कहलाएगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रिचर्ड ब्रैथवेट ने। रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी पुस्तक द यंग मैन ग्लिसलिंग में इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, तो ये मेन पार्ट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, है ना। क्यों मनाया जाता है, भारत में 2001 में जो है नीट जो है ना, एनआईटी की स्थापना हुई थी, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी, है ना। इसलिए इस दिन को आप क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। लेकिन याद रखना, पहला एनालॉग कंप्यूटर 1952 में, जबकि वर्तमान जैसा कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1956 में स्थापित किया गया था। और वो कंप्यूटर कौन सा मॉडल था, HEC2M फॉर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भैया भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, केरल। केरल भैया लिटरेसी में बहुत आगे है ना, क्या है, लिटरेसी में बहुत आगे है। देश का सबसे क्या है, लिटरेट क्या है, राज्य है। तो केरल में मलप्पुरम नामक जो जिला है वो कंप्यूटर लिटरेसी में फर्स्ट नंबर रखता है, ठीक है। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो पहला यूएसए है, दूसरे नंबर पर कौन आता है जी, चाइना आता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर एक्चुअल में टिफरैक है, जो टाटा के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो सिद्धार्थ अगर दिखता है तो सिद्धार्थ लेंगे। फिर पूछता है भारत की कंप्यूटर पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 में भारत में कंप्यूटर पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। यह दौर जो था वो राजीव गांधी का दौर था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्या था, भारत को चाहिए था एक सुपर कंप्यूटर। हमने मांगा सुपर कंप्यूटर अमेरिका से, अमेरिका ने देने से मना कर दिया। हमने मांगा सुपर कंप्यूटर रूस से, रूस ने पहले हाँ बोला, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसने भी देने से मना कर दिया, ठीक है। तब जाकर राजीव गांधी ने हमारे वैज्ञानिकों को कहा, है ना, ठीक है, कि हम जो सुपर कंप्यूटर कितने लाख में खरीद रहे हैं, तो इतने लाख में, ठीक है। क्या हम ये कंप्यूटर यहाँ नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं। तो फिर वही राशि भारत के वैज्ञानिकों को दी गई और उसी से हमारा पहला सुपर कंप्यूटर बनता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पॉलिसी की शुरुआत 1984 में की गई थी। राजीव गांधी का दौर जो था कंप्यूटर युग कहलाता है, स्वर्णिम युग कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कंप्यूटर का पहला जो प्रयोग है वो किया गया था बेंगलुरु डाकघर में 1986 में। पहला कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली है, दोनों में अंतर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला कंप्यूटर का प्रयोग बेंगलुरु डाकघर, लेकिन पहला कंप्यूटरकृत यानी पूरा कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली था। जबकि भारत का पहला कंप्यूटरकृत ग्राम कहाँ होगा, वही केरल होगा। केरल में वेलनाड जो है वो भारत का पहला कंप्यूटरकृत ग्राम है, ठीक है। अब अच्छा, इंडिया में आईटी एक्ट कौन सा चल रहा है, तो आईटी एक्ट एक्चुअल में 2000 है, जिसमें संशोधन हुआ है लेटेस्ट 2020 में, याद रखिएगा, आईटी एक्ट 2000। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला है बेटा महासमुंद। महासमुंद जो है पहला डिजिटल जिला अभी अभी बना है ना, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल गांव है अकोदरा,
ठीक है, जो गुजरात में है। छत्तीसगढ़ का पहला फ्री वाईफाई ग्राम है सिलफिली, कहाँ स्थित है? सरगुजा में। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आप लोग सभी वॉइस ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो कंप्यूटर पूछा है कि क्या करता है? आंकड़ों का भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति है। देखो यहीं से मैं तुमको सिखाते भी जाऊंगा कि कैसे ऑप्शन को काटना है, और है ना, किसको ऑप्शन को लेना है, आंसर कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कंप्यूटर, है ना, भंडारण कर सकता है क्या बेटा कंप्यूटर? स्टोरिंग का काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना? करता है। हाँ करता है, पहला चीज। जी दूसरा सर। है कि एनालिसिस करने में सक्षम है। तो जी हाँ, कंप्यूटर जो है एनालिसिस करने में सक्षम है, विश्लेषण करने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको दोनों चीजों को डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पर विश्लेषण जो वर्ड है वो प्रोसेसिंग के लिए उसने हिंदी में यूज किया है। ठीक है, याद रखना। फिर है गोपनीयता। गोपनीयता बनाए रखता है कि नहीं रखता है कंप्यूटर? अगर पासवर्ड सिक्योर कर दोगे तो जी रखता है। वायरस से भी संक्रमित होता है कि नहीं होता है कंप्यूटर? तो हाँ होता होता है। है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी चार। ठीक, क्लियर है? यस चलिए, सर। जी सर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? हमने बताया है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है जी? डेटा का संग्रहण करना होता है क्या डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? नहीं। डेटा को सजाना होता है क्या? नहीं, नहीं। नहीं होता ना। तो क्या होता है? नहीं। डेटा को क्या करना? उपयोगी बनाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो उपयोगी जाएगा? बनाना। सी हो जाएगा। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक, फिर है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? हमने अभी गुणों की बात की है ना कंप्यूटर की, है ना। तो देखो गुण नहीं है बोला है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, तो हाँ ये गुण है, जल्दी निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। गोपनीयता भी बनाता है, वर्सटैलिटी भी है, विविधता भी है, बुद्धिहीन, है ना। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो पूछा था, है ना, है ना, इससे पूछा था कि कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछना था, और उसने क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछ दिया, लेकिन इसका आंसर आएगा बुद्धिहीनता, है ना। ठीक है, यस सर। ठीक, तो बुद्धिहीनता कंप्यूटर का गुण नहीं है ना, क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा गया था। ठीक है, फिर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? अभी मैंने बताया है, कौन सा है जी? कौन सा है? अमेरिका। हाँ अमेरिका है। ठीक है, फिर कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना? नहीं। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना? नहीं। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना? ये आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो कंप्यूटर कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर का साक्षरता का अर्थ होता है। ठीक है, कार्य प्रणाली जानना कंप्यूटर का साक्षरता नहीं कहलाती है। ठीक है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? अभी हमने क्वेश्चन किया है। ईसीएस का ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, सी का अर्थ होता है क्लियरिंग, और एस का होता है सर्विस। ठीक है, तो हमको कहां पर दिख रहा है ये वर्ड? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है कैड, CAD, सी का अर्थ होता है क्या? कंप्यूटर, ए का क्या होता है? एडेड, कंप्यूटर और डी का एडेड डिजाइन। डिजाइन। कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? हमने पढ़ा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, किसको कहते हैं जी? अब यहाँ पर कंफ्यूज मत सीपीयू। होना, एलयू दे दिया है तो सीपीयू ही आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर ही कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? गुण है पूछा है ना। तो इमोशन होता है कंप्यूटर में? नहीं, इमोशन देते हैं नहीं। ना, है ना। फीलिंग्स होती है क्या उसमें? फीलिंग्स होती है, आपके समझ लिंक। पाता है क्या? आपके नहीं। सामने बैठ के आपको समझ पा रहे क्या? नहीं। ठीक है, मन स्वंता माने डलनेस होता है क्या? नहीं, वो तो बहुत तेज है कंप्यूटर। तत्परता, हाँ ये तत्परता क्या है? कंप्यूटर का गुण है, बहुत
जल्दी कंप्यूटर क्या करता है, कार्य करता है। तो तत्काल इसका आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सी एक है ना, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। मैंने आपको बताया है स्लाइड में, अगर आप जाके देखेंगे डेटा तो, विश्लेषण। है ना, तो डेटा विश्लेषण इसका आंसर जो है ये नहीं होता बेटा, याद रखना। यहाँ पर देखो मैंने इसीलिए तुमको बार बार बोला पीछे कि विश्लेषण वर्ड जो है ये जो है हमारे राज्य में, इसमें ये डेटा विश्लेषण का अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग नहीं होता है ना। तो इनपुट करना होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, और डेटा संग्रहण भी इसका वो होता है। डेटा विश्लेषण हर बार आंसर में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, डेटा विश्लेषण करना कंप्यूटर काम नहीं है। यहाँ विश्लेषण का अर्थ उसने एनालिसिस से लिया है ना, क्या लिया है, एनालिसिस से लिया है। ठीक है, एनालिसिस कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक, समझ में आया, इसलिए आंसर डी आ रहा है। निम्नलिखित में से किस चिकित्सक की जांच में, देखो आरआई का क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस चिकित्सक की जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा अभी, ईसीजी पढ़ा, ठीक है, एक्सरे। अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ा, सोनोग्राफी, ठीक है। एक्सरे में नहीं होता, एक्सरे में क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, ठीक है, प्रमुख भाग नहीं है। सीपीयू प्रमुख भाग है, इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कंप्यूटर का भाग है। यूपीएस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा यूपीएस, ठीक है। फिर उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं जी, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, क्या करता है, डेटा प्रसंस्करण की गति, सटीकता, भंडारण क्षमता, है ना, और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता रहती कंप्यूटर में, इसलिए क्या करते हैं हम, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल, जो मिल गया उसको मारो और आगे को छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। ठीक, फिर है वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है, ज्ञान। ज्ञान कहलाता है। ठीक, वेरी गुड, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ठीक है। फिर कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है, मैंने आपको बताया था, किसको कहते हैं, कंप्यूटर का दिल, दिमाग, सुपरवाइजर, है ना। इंसान में दिल और दिमाग अलग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर का दिल और दिमाग एक ही है, कौन है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर जीगो, जीगो शब्द का प्रयोग किसमें, किस टर्म के लिए होता है जी, स्वचालन, लचीलापन, व्यापकता, किसके लिए होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, शुद्धता के लिए, है ना, पढ़े थे ना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, ठीक है, इनपुट एक्सेप्ट करना होता है, डेटा प्रोसेस करना होता है, डेटा स्टोर करना भी कंप्यूटर कार्य है, टेक्स्ट कॉपी करना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है बोला है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम हड़बड़ाना नहीं है नहीं है, मैं समझना है बात को। विशेषता नहीं है, गति तो विशेषता है ना, ठीक है, लगन, डिलिजेंस विशेषता है एंजाइटी, एंजाइटी होता है कि कंप्यूटर को थकता है क्या वो, एंजाइटी माने व्यग्रता है, थक जाना, एंजाइटी होता है क्या, नहीं, तो ये विशेषता नहीं है, ये बी हो जाएगा। स्वचालन तो इसकी विशेषता है, ऑटोमेशन, है ना। ठीक, चलिए, तो देखो मैंने सी जैसे बी को आंसर मिला, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर कंप्यूटर कार्य करने का क्रम है, मैंने बताया था चरण, 3 चरण होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, प्रोसेस, फीड, आउटपुट। तो ये कहां पर है, सी ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, अभी पढ़ा हमने, कौन होता है, सीपीयू,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट। ठीक। सीपीयू का मुख्य काम का क्या है जी? प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। स्टोर करता है क्या सीपीयू डेटा को? नहीं करता, वो तो मेमोरी यूनिट करता है ना। ठीक है, डाटा सूचना को प्रोसेस करता है, तो हाँ ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए और सी। ठीक है, समझ में आया? फिर है कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। यस सर। सुपरवाइजर कौन है कंप्यूटर का? सीपीयू। सीपीयू, वेरी गुड। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? किलोबाइट नहीं, मेगाबाइट नहीं, गीगा। गीगाबाइट गीगाहर्ट्ज। नहीं। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की गति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि गीगाहर्ट्ज ऑप्शन में रहता है, तो आप वो भी लेंगे, तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाएगी, है ना बेटा। यहाँ हर्ट्ज दिया हुआ है, और जीगा क्या है? उसका क्षमता बता रहा है, कितनी गति है उसको बता रहा है, तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाएगी। ठीक है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। नहीं है बोला है वाला को काट के जाना। इनपुट तो है, संग्रहण भी है, प्रोसेसिंग भी है, यदि विश्लेषण नहीं है तो यही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अब समझ में आया विश्लेषण क्यों नहीं पढ़ा रहा था इतने टाइम से। बुक्स में विश्लेषण विश्लेषण लिखा है, लेकिन जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे विश्लेषण को नहीं माना है। ठीक है, तो विश्लेषण का अर्थ यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि एनालिसिस होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, खाली स्थान अनप्रोसेस आइटमों का कलेक्शन है। अनप्रोसेस आइटम को क्या कहते हैं जी? कच्चे तथ्य आंकड़े क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन नहीं, क्या कहते हैं? तो डेटा। डाटा। ठीक है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुटिंग होता है, में इनपुट आउटपुट में ट्रांसफरिंग होता है, ये तो नहीं होगा। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुटिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, है ना। इसमें क्या होता है? इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफरिंग होता है, किसमें? प्रोसेसिंग। बी। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उपयोगी तरीके से आउटपुट का प्रदर्शन नहीं करता ना, प्रोसेसिंग आउटपुट का प्रदर्शन नहीं करता है, ये ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? बताइए, डाटा प्रोग्राम के मध्य का अंतर कौन समझता है? भैया माइक्रो प्रोसेसर समझेगा ना, सीपीयू समझेगा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही तो कंट्रोल कर रहा है ना सब चीजों को, तो उसको कौन हाथ है कौन पैर है इसका तो पता होगा ना। तो कौन जानेगा? कंप्यूटर का दिमाग जानेगा ना, जैसे इंसान का दिमाग जानता है ना कि पैर उठाओ बोलोगे तो पैर उठाएगा, हाथ उठाओ बोलोगे तो हाथ उठाएगा, सेम कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, यूजर फ्रेंडली कहा जाएगा, जो आसानी समझ में आए ऐसे निर्देशों को यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पहला सेक्शन का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमको नेक्स्ट चैप्टर देखना है, कंप्यूटर का विकास और इतिहास और कंप्यूटर की कार्य पद्धति और प्रणाली। ठीक है, तो हम उसमें और भी इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये काम भी आएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।